Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss about bronchiectasis. ब्रोंकिएक्टेसिस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होती है उनका एबनॉर्मली डायलेशन हो जाता है। क्या होता है? जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनका एबनॉर्मली डायलेशन क्या कहलाता है? ब्रोंकिएक्टेसिस कहलाता है। क्रॉनिक लंग डिजीज है डिफाइंड पैथोलॉजिकली एज इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। इरिवर्सिबल डायलेशन का मतलब क्या होता है? ये कंडीशन वापस से रिवर्सिबल नहीं होती है। द क्लिनिकली कॉज ऑफ द डिजीज इज क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है, दो कंडीशन होती है हमारी। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंड सेकेंड वन इज क्रॉनिक। जो हमारी क्रॉनिक कंडीशन होती है वो होती है इरिवर्सिबल और वापस से ठीक ना होने वाली। ठीक है। एंड प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब होगा यहाँ पे कि लगातार धीरे धीरे होने वाली। मतलब जब भी ये ब्रोंकिएक्टेसिस कंडीशन होगी तो वो एकदम से एक दिन में या एक महीने में नहीं होगी, धीरे 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 से ब्रोंकिएक्टेसिस जो है वो कंडीशन होगी। एंड इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस के अंदर कॉज लंग डैमेज ओवर मैनी ईयर। और ज्यादा लंबे समय तक अगर ब्रोंकिएक्टेसिस किसी को होता है तो दैट विल कॉज द लंग डैमेज। देयर इज यूजुअली एंड इनिशियली इवेंट, सबसे पहले होने वाली चीज है विच कॉज इम्पेयरमेंट ऑफ म्यूकोसीलियरली क्लियरेंस ऑफ ब्रोंक्यूल्स ट्री। जो ब्रोंक्यूल्स ट्री के अंदर म्यूकोसीलियरली जो क्लियरेंस है उसको रिमूव आउट करने में इम्पेयरमेंट शो करता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये होता है हमारे नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स। अगर इसका एबनॉर्मली ऐसे डायलेशन होता है दैट इज ब्रोंकिएक्टेसिस। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो ब्रोंकिएक्टेसिस इज अ कंडीशन इन विच द ब्रोंक्यूल ट्यूब इन द लंग्स बिकम डैमेज। ब्रोंक्यूल्स ट्यूब डैमेज हो जाएंगी फ्रॉम इन्फ्लामेशन और द अदर कॉज, किसी भी इन्फ्लामेशन या फिर अदर कॉज की वजह से, जिसकी वजह से जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं ब्रोंक्यूल्स की वो डिस्ट्रॉय हो जाए या उनकी इलास्टिसिटी है जो है वो डिक्रीज हो जाए। ब्रोंक्यूल्स इज ऑफन लॉस्ट, यानी कि उनकी इलास्टिसिटी जो है वो डिक्रीज या फिर लॉस्ट हो जाए। दैट द कंडीशन विल लीड टू ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस में भी एक्वायर्ड, या तो एक्वायर हो सकती है या फिर जेनेटिक ऑरिजिन भी हो सकती है। मैनी क्लिनिकल कंसिडर्स ब्रोंकिएक्टेसिस टू बी फॉर्म ऑफ सीओपीडी। इट इंक्लूड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। ये डिजीज कॉज लीड करने में या लीड करने का मेन जो है वो उनके अंदर जो ब्रोंकिएक्टेसिस है वो होती है। यानी कि अगर सीओपीडी अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो उसके अंदर वेरियस डिजीज कंडीशन होती हैं, जैसे 2 to 3 डिजीज कंडीशन होती है, जिसमें से वन ऑफ द डिजीज कंडीशन विल बी ब्रोंकिएक्टेसिस। इसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। मेनली 3 टाइप्स होते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस के। फर्स्ट वन इज सिलेंड्रिकल, यानी कि जो हमारा डायलेशन है वो ल्यूमन की फॉर्म में होगा। ये हमारा नॉर्मली ब्रोंक्यूल्स हैं, अगर इसका इसी फॉर्म में ऐसे डायलेशन हो जाए दैट द कंडीशन इज सिलेंड्रिकल ब्रोंकिएक्टेसिस। द ल्यूमिनल डायलेशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होगा, हर जगह होगा। मान लो इतना ऊपर से डायलेट हुआ है तो उतना ही नीचे से होगा। एंड द वॉल थिकनिंग इज स्मूथ एंड देयर इज फेलियर ऑफ द नॉर्मल टैपरिंग ऑफ ब्रोंकाई। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो ऐसे हैं। अब इनका सिलेंड्रिकली डायलेशन होगा, दैट द कंडीशन इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल ब्रोंकिएक्टेसिस। सिलेंड्रिकल ब्रोंकिएक्टेसिस। नेक्स्ट वन इज सेक्युलर ब्रोंकिएक्टेसिस या फिर सिस्टाइटिक ब्रोंकिएक्टेसिस। मोस्ट सीवियर फॉर्म होती है और इसके अंदर जो ब्रोंक्यूल्स का डायलेशन होता है वो सिस्ट की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? सिस्ट की फॉर्म में होता है। जैसे स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा है, नॉर्मली हमारे ब्रोंक्यूल्स ऐसे होंगे। अगर यहाँ पे ऐसे डायलेशन हो जाए दैट द कंडीशन इज नॉन एज सिस्टिक ब्रोंकिएक्टेसिस या फिर सेक्युलर ब्रोंकिएक्टेसिस। थर्ड वन इज वेरिकोज ब्रोंकिएक्टेसिस। वेरिकोज ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर जो ब्रोंकाई है वो रिजेंबल करेंगे, कैसे? वेरिकोज वेन से एंड आल्सो लाइक सर्पेंटाइन। ल्यूमिनल है वो डायलेट करेगा, कैरेक्टराइज बाय अल्टरनेटिंग एरिया ऑफ द ल्यूमिनल डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन। ल्यूमिनल डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से या फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो करेगा। कौन? वेरिकोज ब्रोंकिएक्टेसिस, क्रिएटिंग अ बेडेड अपीयरेंस दैट द वॉल थिकनिंग इज इरेगुलर। जैसा कि इसमें हो रहा है कि यानी कि यहाँ से तो ये डायलेट हो गया, फिर यहाँ से नॉर्मल हो गया, फिर यहाँ से डायलेट हो गया, फिर यहाँ से नॉर्मल हो गया, यानी कि कहीं से डायलेट होगा और कहीं से नॉर्मल रहेगा। दैट द कंडीशन इज ब्रोंकिएक्टेसिस, वेरिकोज ब्रोंकिएक्टेसिस।
अगर मैं इसके रिस्क फैक्टर की बात करूं तो कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं या कौन कौन से ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके अंदर जो ब्रोंकिएक्टिएसिस होता है वो होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं या फिर ज़्यादा होते हैं। पीपल विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी यानी कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है और ये जनरली जेनेटिक यानी कि इनहेरिटेंस होती है। अगला आता है हमारा चिल्ड्रन विद लंग डेफिशिएंसी। लंग डेफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे लंग प्रोटीन या लंग प्रोटीन डेफिशिएंसी से है, ठीक है। ड्रग एब्यूज हिस्ट्री और ड्रग्स का एबनॉर्मली या टॉक्सिसिटी के रूप में यूज करना, हिस्ट्री ऑफ द टीबी और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, एनी सब्सटेंस दैट डैमेज डिजीज और करतारगत सिंड्रोम। करतारगत सिंड्रोम का मतलब होता है कि जो सीलियरली फंक्शन होता है वो नहीं होता, यानी कि सीलियरली मूवमेंट जो होता है किसका, म्यूकस का, वो डिक्रीज या फिर एब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है दैट द कंडीशन हाउ इट इज अराइज, जो कंडीशन हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो कैसे अराइज हुई है। सबसे पहले कोई भी इटियोलॉजिकली फैक्टर, जो रिस्क फैक्टर की हमने ऊपर बात करी, इनमें से कोई भी पेशेंट हो सकता है या इसके अलावा भी कोई भी हो सकता है। उसमें क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ या इन्फेक्शन आया ब्रोंकियल वॉल्स के अंदर, उसने परमानेंट डैमेज कर दिया हमारी वॉल्स को, ब्रोंकियल वॉल्स को, जिसकी वजह से जो हमारा म्यूकोसीलियरली मूवमेंट है वो इम्पेयर हो गया और वहां पे रिटेन हो गया कौन, म्यूकस। और म्यूकस रिटेन होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, वो रिमूव आउट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन होगा और जो हमारा सेगमेंट और लॉब्स है वो कोलैप्स कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या कंडीशन होगी, ब्रोंकिएक्टिएसिस होगी। आई विल रिपीट कि सबसे पहले हमारा कोई भी एटियोलॉजिकली फैक्टर आता है यानी कि रिस्क फैक्टर, जिसकी वजह जिसको ये कंडीशन होने के चांसेस हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारा इन्फ्लामेशन हुआ या फिर इन्फेक्शन हुआ, कहां पे, ब्रोंकियल वॉल्स के अंदर। परमानेंट डिस्टेंशन और डिस्टोर्शन हो जाएगा ब्रोंकियल वॉल्स का। म्यूकोसीलियल यानी वहां पे जो म्यूकस प्रेजेंट है उसका सीलियरली मूवमेंट नहीं हो पाएगा, वो रिमूव आउट नहीं हो पाएगा, रिटेंशन हो जाएगा सीलियर म्यूकस का। वहां पे म्यूकस का रिटेंशन होने के बाद इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो लंग्स हैं वो कोलैप्स करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकिएक्टिएसिस होगा। दैट द कंडीशन विल लीड ब्रोंकिएक्टिएसिस। आई होप पैथोफिजियोलॉजी समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो जैसा हमें कंडीशन दिख रही है कि सबसे पहले ब्रोंकिएक्टिएसिस हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ है, तो हमारे क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। कफ होगा, कफ रिफ्लेक्सेस होगी, क्रॉनिक कफ होगी। हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है ब्लड इन वॉमिटिंग। फाउल स्मेल स्पूटम होगा। डिस्निया, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग। टेकिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट। टेकिपनिया यानी कि इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, रिटेन पल्मोनरी इन्फेक्शन, हमारे जो लंग्स हैं वहां पे इन्फेक्शन काफी समय तक रहेगा या बार बार होगा। चेस्ट हैवीनेस, जिसकी वजह से हमें चेस्ट में पेन देखने को मिलता है। क्लबिंग ऑफ फिंगर, जैसा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा है, हमारा जो नॉर्मली जो एंगल होता है वो नेल्स का ऐसे होता है, ये जैसा रेड कलर का दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसा नेल का एंगल है दैट इज क्लबिंग ऑफ फिंगर। ये हमें कंडीशंस, ये हमें साइन एंड सिम्टम्स ब्रोंकिएक्टिएसिस कंडीशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे जिससे हमें रिस्क फैक्टर का आइडेंटिफाई हो जाए कि इफ वेदर द पेशेंट इज ऑन रिस्क ऑफ ब्रोंकिएक्टिएसिस और नॉट। नेक्स्ट वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि कि जो पेशेंट है वो नॉर्मली ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं, पेशेंट को कफ है या फिर नहीं, या फिर उसका जो चेस्ट है उस पर उसने मतलब जब भी चेस्ट पेन होता है तो नॉर्मली हम हैंड रखते हैं, ठीक है, और अपनी चेस्ट के ऊपर फिर जो है वो ब्रीथ करते हैं, वो कंडीशंस, या फिर पेशेंट का जो प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो हम करते हैं। उसके बाद आता है हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट सीटी स्कैन करेंगे, एचआर सीटी स्कैन करेंगे, स्पूटम कल्चर करेंगे जिससे हमें स्पूटम का आइडेंटिफाई होगा। एलएफटी करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है हमारे ब्रोंकियोल्स के अंदर, जिससे जो उसके बाद उसका विजुअलाइजेशन किया जाता है सो दैट वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई
व्हाट इज द कंडीशन या फिर व्हाट विल बी द कोज एंड व्हाट विल बी द डिजीज। ब्लड टेस्ट करेंगे हम। इसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है हम उन कॉज को एलिमिनेट करेंगे, जैसे जो जो रिस्क फैक्टर हैं उनको हम एलिमिनेट करेंगे। जैसा कि हम मान लो कोई पेशेंट ऐसा है जो स्मोकिंग कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि आप स्मोकिंग मत कीजिए, या जो सेकेंडरी स्मोकर्स होते हैं उनको बोलेंगे कि उनसे दूर रहा जाए। सेकेंडरी स्मोकर्स जो है वो अपने आप को प्रिवेंट करें सेकेंडरी स्मोकर बनने से, इन्फेक्शन से दूर रहें, इन्फेक्शन होने वाली कंडीशन से दूर रहें। अगर किसी को राइनाइटिस, साइनाइटिस ऐसे डिजीज कंडीशन होने की चांसेस हैं या होती हैं कंटिन्यूसली, या कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उन चीज़ों से बचे कि कॉम्प्लिकेशंस होने से बचे। इम्प्रूव ट्रैकियो ब्रोंकियल क्लियरेंस, सक्शनिंग कर सकते हैं हम उनकी, या फिर अगर कोई सिक्रीशन हमें लग रहा है तो हमें उसको रिमूव आउट करने के लिए बोलते हैं। इन्फेक्शंस को कंट्रोल करेंगे। रिवर्स एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, चेस्ट फिजियोथेरेपी, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, पॉस्चुरल ड्रेनेज, अगर कोई ड्रेनेज है तो हम पॉस्चुरल ड्रेनेज करते हैं। म्यूकोलाइटिक यानी कि जो हमारा म्यूकस है उसको ठीक करेंगे जिसकी वजह से वो जो है वो रिमूव आउट हो जाए। एंटीबायोटिक्स देंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे जिसके अंदर स्मोकिंग सिजेशन, यानी कि कोई पेशेंट अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसको हम एडवाइस करेंगे नॉट टू स्मोक। अवॉइडेंस ऑफ सेकेंड हैंड स्मोक। सेकेंड हैंड स्मोक का मतलब होता है कि अगर मान लो हमारे आसपास कोई इंसान है वो स्मोकिंग कर रहा है, हम उसके आसपास बैठे हैं तो वो जो स्मोक का जो धुआं है वो हमें ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो हमें ऐसे कंडीशंस को अवॉइड करना है। एडिक्वेट न्यूट्रिएंट इनटेक विद सप्लीमेंटेशन इफ नेसेसरी, अगर हो सकता है तो इम्यूनाइजेशन करेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड हम करेंगे। इन्फेक्शन इम्यूनाइजेशन के अंदर हमारा कोई भी इन्फेक्शन जो ऐसे कंडीशंस को लीड करता है उन इन्फेक्शंस के से प्रिवेंट करने के लिए हम इम्यूनाइजेशन करते हैं। अगला आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं जिसके अंदर हम सेगमेंट ऑफ लॉब को रिमूव आउट करते हैं। लॉबेक्टमी करेंगे, रिमूव करेंगे लॉब को। न्यूमेक्टमी करेंगे यानी कि रिमूव कर देंगे हम पूरे ही लंग को, जैसा कि इसके अंदर दे रखा है। फर्स्ट वन इज विद रिसेक्शन, यानी कि वो एरिया को ही हम जो है वो रिमूव आउट कर देंगे। सेगमेंटल रिसेक्शन, उस सेगमेंट को रिमूव कर देंगे। लॉबेक्टमी, उस लॉब को रिमूव कर देंगे। और न्यूमेक्टमी, पूरे लंग को रिमूव कर देंगे। अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो निमोनिया, लंग एब्सेस, एम्फाइमा, सेप्टिसीमिया, कोर पल्मोनल, सेरेब्रल एब्सेस और एंटीमाइलॉइड्स होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो कंडीशन आज हमने पढ़ी है दैट इज ब्रोंकिएक्टियासिस, जिसके अंदर जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनका एबनॉर्मली डायलेशन हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।